हेलो बच्चों, बहुत टाइम बाद आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है कि आप लोगों के लिए मैं YouTube पे एक वीडियो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मैं एक वीडियो अपलोड करूं। और बहुत टाइम से हमारा एक डिफरेंस भी बन गया था। अब हो ये रहा था कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये बात कभी किसी ने शायद सोची भी ना हो। और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाना लगभग थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस ऑनलाइन सिचुएशन को आप लोगों ने भी फील किया होगा, यानी कि कई स्टूडेंट इस बात को फील कर रहे होंगे कि अकाउंट्स में एक लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। काफ़ी फ़ोन मेरे पास आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, काफ़ी व्हाट्सएप पे मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं बच्चों के। और आउट ऑफ दिल्ली के जितने दिल्ली के बच्चों के रिस्पॉन्स है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास दिल्ली से बाहर के बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे थे कि सर आप अपने यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे। तो एक बड़ी वजह तो ये थी कि मैं YouTube पे ठीक है कुछ जो मैं Zoom आईडी पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, उस क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने जरूर उस पर डाली, लेकिन उसका बेनिफिट कंटिन्यूएशन में वो बच्चे नहीं उठा पा रहे थे जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस कंसेप्ट बेस्ड ज्वाइन नहीं किए। तो अब पॉइंट ये हो रहा था कि फोन आ रहे थे कि सर कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, तो जो वीडियो आप डालते हैं रिकॉर्डिंग की वो हमें समझ में नहीं आती क्योंकि आप उसमें न्यूमेरिकल करा रहे होते हो। और यकीन मानिए कि पिछले 1 वीक से मैं लगातार ये बात सोच रहा हूं कि आखिर अब इस माहौल में हम ऐसा क्या करें। एज ए टीचर मैं अगर पिछले 25 सालों से इस लाइन में हूं तो शायद ये मेरी एक मुझे लगा कि ये मेरे एक लाइबिलिटी बनती है कि मुझे जो है अपनी सोसाइटी को कुछ ऐसा देना चाहिए कि कम टाइम के अंदर मेरे सभी स्टूडेंट अपडेट कर सकें। कुछ ट्रिक्स हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनके ऊपर मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल निचोड़ के, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इन चीजों को अगर बच्चा पढ़ ले तो लगभग वो पूरी बुक को कवर कर सकता है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट उस पर अभी चल रहा है, कोशिश भी मैंने की है और वो काफी हद तक मुझे सक्सेसफुल लग रही है, लेकिन उसमें लगभग 80% सक्सेस है। 20% चीजें अभी भी ऐसी हैं जो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूं वो उससे बाहर चली जाती हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 100% कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो व्हाटएवर, वो एक बात की बात है। अब काफी पेरेंट्स भी कॉल करते हैं कि सर बच्चा ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं। काफी पेरेंट्स ये कंप्लेंट भी करते हैं कि सर हालत ये थी कि आपने कुछ वीडियोस डाली हैं, बच्चे वीडियोस ऑन करके और फिर घूमने फिरने लग जाते हैं और पढ़ाई में उनको कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। टीचर अगर सामने भी हो, ठीक है, देखिए एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं और ये बात मैं सभी पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में ही होता है। देखिए ऐसा मेन क्लास में भी होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा का कंसंट्रेशन खराब होता है। सिर्फ वो फिजिकली क्लासरूम में होता है पर मेंटली वो तब भी क्लास से बाहर ही होता है। ठीक है, बच्चा आपके सामने इस समय बैठा है इसलिए शायद उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, लेकिन अगर यही बच्चा क्लासरूम में बैठा होता तो क्या आप उसे ऑब्जर्व कर पाते? तो सिचुएशन ऐसी नहीं है। इसलिए सभी पेरेंट्स को एक बात समझनी होगी कि इस माहौल में, इस तरह के माहौल में आपको कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करने, आपको अपने बच्चों के साथ ट्यूनिंग सेट करने की जरूरत है, ना कि डिस्प्यूट क्रिएट करने की। तो काउंसलिंग करते रहिए। काउंसलिंग कई पेरेंट्स कहते हैं हमने 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, बहुत समझाया मान नहीं रहा। देखिए ये लगातार करने वाला काम है, कौन सा पॉइंट उसको क्लिक कर जाएगा। एक सेल्समैन की तरह आप पेरेंट्स अपना प्रोडक्ट अपने बच्चों को बेचते रहिए। जिस दिन उसे पॉइंट क्लिक कर गया, जिस दिन उसे आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, उस दिन वो उसको बाय जरूर करेगा और वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। एनीवे, हमें बच्चों की मेंटलिटी, हमें बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझना होगा कि वो भी एक नए दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने भी कभी ऐसा टाइम नहीं देखा है, उनके लिए भी ये सिचुएशन ईजी नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जिसका इंटरेस्ट है, वो आप उसे ऑनलाइन पढ़ाएं, उसे आप ना पढ़ाएं, वो सेल्फ स्टडी करके भी अपने आप को मैनेज कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जो थोड़े एवरेज हैं या बिलो एवरेज होते हैं। ऐसे स्टूडेंट को यह है कि थोड़ा उनके साथ कॉप अप करना पड़ता है, उन्हें बातें थोड़ी समझानी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। एनीवे, तो क्या करें आज? तो बहुत से मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि एक चैप्टर की बहुत डिमांड आ रही है मेरे पास कि सर आप कम से कम इस चैप्टर की थोड़े तो हिंट दे दीजिए, थोड़ा बहुत तो शुरुआत कर दीजिए। तो मैंने कहा आज थोड़ा टाइम सिर्फ स्पेसिफिकली यूट्यूब वीडियो के लिए ही निकाला है कि एक बार मैं एक बच्चों को थोड़ा गाइड कर दूं। और चैप्टर का नाम मुझसे पूछा जा रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर किस डायरेक्शन में काम करता है, इसे कैसे पढ़ना है, मैं ये आपको बता सकता हूं। अगर स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने वाला भी है, इंटरेस्टेड है, वाकई अगर जिन बच्चों के मेरे पास फोन आए या जिन पेरेंट्स के मेरे पास फोन आए, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली वो इसका बेनिफिट ले पाएंगे।
अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर तो मैं उसको सामने बैठ के भी पढ़ाऊं अगर इंडिविजुअली, तो भी वो उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसा कि इस वीडियो में एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट कैसा शो कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसे जरूरत है, तो एज ए टीचर मैं उसे अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा आप रुकिए, कुछ टाइम के लिए मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूं जिसके अंदर हम टीचर को, एक जो बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ इतना बता दिया जाए इस टॉपिक के बारे में जिसे मैं एक बार अपनी पावर लगा के सीख लूं, तो उसके बाद मुझे बुक के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये पार्टनरशिप बेस्ड है 12th। तो पार्टनरशिप में कुछ बातें लिमिटेड ही होती हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत होती है, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिमिटेड होती है। तो एनीवे, फिलहाल क्या करते हैं, क्या होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश पूरी करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आए। तो चलिए, एक चैप्टर है हमारे पास जिसकी डिमांड बहुत हाईलाइट है, टाइम वेस्ट नहीं करते, और उस चैप्टर का नाम मुझे बताया गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, ये चैप्टर काम करता है कैसे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर कैसे काम करता है, एक बार हम इस पे बात करते हैं। अब देखा जाए तो बात बड़ी सिंपल सी है, छोटी सी है। आप ये समझिए कि 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, राइट, और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 5:3:2। ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इनके बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ डिस्कशन हुआ, रीजन हमें नहीं ढूंढना है, पर हुआ यह कि इन्होंने अपनी पीएसआर चेंज कर ली, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने ये बना लिया। हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म लिखना, पीएसआर लिखना अलाउड नहीं है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, तो ये सिर्फ बोलते हैं क्योंकि हम एज ए टीचर बार बार लिखना पड़ता है, तो शायद हमें आदत पड़ जाती है, तो इसलिए बोलते भी नहीं है और लिखना भी अलाउड नहीं है। पर ठीक है, अभी हम काम चला रहे हैं। तो ये जो अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेते हैं, सपोज करो वो इन्होंने 3:2:1 कर लिया। तो स्टूडेंट कहता है सर एक बात समझ में नहीं आ रही, कि ठीक है, मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बात सर मुझे समझ में आ रही है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर भी ली, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, और इसमें अकाउंट को प्रॉब्लम क्या है, और इसे एक अलग चैप्टर का नाम क्यों दिया जा रहा है, एक प्रॉपर चैप्टर बनाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है इसको? तो मैंने बच्चों को समझाया एक बार, और समझाने के लिए मैं एक बैकग्राउंड समझाता हूं। उस बैकग्राउंड को आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर एक रेशो चेंज करने से पूरा चैप्टर ही क्यों बन गया, एक रेशो चेंज करने से एक इतनी बड़ी स्टोरी क्यों बन गई कि उसके ऊपर लगभग 40 या 50 क्वेश्चंस बनाने पड़ गए। तो वो देखते हैं क्या हालात हैं, समझिए। आप ये मान के चलिए कि ये 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, और ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, तभी इनके बीच में ये डिसाइड हुआ था कि ये इस रेशो के अंदर प्रॉफिट बांटेंगे, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कैपिटल लेकर आए होंगे। तो स्टूडेंट कहता है यस, कौन कितनी कैपिटल लेकर आया पहले ये बताइए। तो आइए देखिए, यहां पर ए कैपिटल कितनी लाया, बी कैपिटल कितनी लाया, सी कैपिटल कितनी लाया। तो ए जो कैपिटल लेकर आया सपोज वो 5 लाख रुपीस, बी जो कैपिटल लेकर आया सपोज वो 2 लाख रुपीस, और सी जो कैपिटल लेकर आया सपोज वो 3 लाख रुपीस की कैपिटल थी। और जब ये कैपिटल लेकर आए होंगे तो आप सब लोग जानते हैं एक जर्नल एंट्री पास हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं इसी डेट पे बैलेंस शीट बना दूं तो मेरी ख्याल से सब बच्चे जानते हैं कैश इधर आएगा, कैश 10 लाख रुपीस, 5 लाख इसकी कैपिटल, 2 लाख इसकी कैपिटल, 3 लाख, और कैपिटल इधर आएगी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, इसकी 5 लाख, इसकी 2 लाख, इसकी 3 लाख, टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीस इधर आएगी। और आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट मैच कर रही है।
हालांकि मुझे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बात कंसेप्ट की चल रही है तो मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है। तो कंसेप्ट समझने के लिए आप पहले यह समझिए कि ये स्टार्टिंग रही होगी, यहां से अपना माइंड सेटअप कीजिए। चलिए, बिजनेस के अंदर कैपिटल आ गई, अब क्या होगा? कह रहे सर इन्होंने इसी कैश से मान लीजिए एक फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस करने के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए। तो आपने यहां पे लिखा फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा सपोज करो 3 लाख रुपए का। तो आप देखिए कि 3 लाख रुपए का फर्नीचर अगर कैश में से खरीदा तो कैश अब आपका कम हो जाएगा 7 लाख रुपीस। और आप देखिए कि आपकी बैलेंस शीट अभी भी मैच कर रही है। फिर इन्होंने क्या किया कि सपोज करो 2 लाख रुपए की इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की हो गई और ये अमाउंट यहां पे हट गया, 5 लाख रुपए रह गया। आपकी बैलेंस शीट अभी भी मैच कर रही है। सपोज करो इन्होंने बिजनेस करने के लिए गुड्स खरीदा और वो उधार खरीदा, स्टॉक। अब स्टॉक अगर उधार खरीदा है सपोज करो 1 लाख रुपीस का, तो ये अमाउंट क्रेडिटर बन गया क्योंकि आपको पैसा देना है 1 लाख रुपए। और आप देखें तो आपकी बैलेंस शीट अभी भी मैच कर रही है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये सारी बातें करने का मतलब क्या है? तो मैंने कहा मतलब ये है बेटा कि आपको एक चीज रियलाइज करनी है, और वो ये रियलाइज करनी है कि इस बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स लिखी हैं और जितनी भी लायबिलिटी हैं, ये सब उसी पैसे की बदौलत है जो पैसा ये लोग बिजनेस में लेकर आए थे। उसी पैसे से सारी एसेट्स खरीदी गई हैं, उसी पैसे से सारी लायबिलिटी खरीदी गई हैं। और इस पूरी बैलेंस शीट के ओनर कौन है? इस पूरी बैलेंस शीट के जो ओनर हैं वो ए, बी और सी माने जाएंगे। इसके मालिक हैं वो पूरे के पूरी बैलेंस शीट के। अब बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं, मतलब बढ़ाते क्या इन द सेंस कि बिजनेस करने से आपको प्रॉफिट या लॉस जरूर हुआ होगा। तो मान लीजिए कि बिजनेस करने से आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट भी यहां दिखाते हैं। ये मैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल की बातें समझा रहा हूं, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, ताकि आप पहले कंसेप्ट को दिमाग में बैठाएं। बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ तो P&L के नाम से ये यहां पर आता है, और अगर बिजनेस करने से लॉस हो गया तो वो यहां आएगा। अब मान लीजिए कि बिजनेस करने से हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो हम यहां पर उस प्रॉफिट को शो कर देते हैं कि 2 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है। इस तरह से आप इसे समझिए कि 2 लाख रुपीस का हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होता है। प्रॉफिट जनरेट होने के बाद कुछ और एसेट्स हमारे पास आई होंगी वटएवर। तो ये जो प्रॉफिट यहां पर आ रहा है, ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने मेरे से पहला चैप्टर पढ़ा होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो इस प्रॉफिट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, वही हमारे पास यहां पर अल्टीमेटली शो हो जाता है। पर चलिए खैर, फिलहाल बात ये समझते हैं कि ये रिजर्व है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अब मैं अगर डिटेल में पढ़ाऊं और अगर मैं ढंग से पढ़ाऊं तो मुझे आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसी से रिजर्व बनते हैं, लेकिन मैं डायरेक्शन लेस होना नहीं चाहता, इसलिए अभी हम इस बात पे यहां नहीं छेड़ते और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हटा देते हैं कि ये एक बैलेंस शीट है, ये एक बैलेंस शीट है। अब मान लीजिए कि इन पार्टनर्स के बीच में इसी बैलेंस शीट को बेस मान के कोई डिस्प्यूट हो जाता है, और अगर मान लीजिए ये डिस्प्यूट हो गया, ये डिस्प्यूट हो गया और इनको हटाना है, इन सबको। अब क्योंकि अगर डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस खत्म करना है, तो मुझे बताओ ये कैश कौन लेके जाएगा, फर्नीचर कौन लेके जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक या ये क्रेडिटर, ये सब की पेमेंट कौन करेगा, ये सब कौन लेके जाएगा बताओ। पहले आप ये सोचो एक बार। तो स्टूडेंट कहता है कि सर अगर ये सब चीजें मुझे लेके ही जानी पड़ी तो सर एक खाली अकेला ए नहीं ले जा सकता, खाली बी नहीं ले जा सकता, खाली सी नहीं ले जा सकता। अकेला ऐसा नहीं हो सकता कि सर अपना इसको उठा के ले जाएं इस तरह से। तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा, ये हालांकि चैप्टर डिस्प्यूट के केस में डिसोल्यूशन में पढ़ाया जाता है, पर आप ये समझिए कि लगभग ये सारे जो झगड़े होते हैं, ये सारे झगड़े अगर कैश बांटना है तो कैश को आप ये मानिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो में नहीं। फर्नीचर जो है वो मान लीजिए वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, क्रेडिटर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। आप ये समझिए, ये एक समझने का तरीका बता रहा हूं जो राइटर ने इस चैप्टर को बनाया है, उसके दिमाग में बातें चल रही हैं कि भाई ये सब कुछ जो बैलेंस शीट में होता है, अगर डिस्प्यूट हो गया, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया,
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर वो चीजें बटेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इनमें से किसी एक चीज को उठा लो आप, मान लो आपने प्लांट एंड मशीनरी को उठा लिया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये बताओ एग्जाम्पल में अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, तो ये किस रेशो में बटेगा? तो ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा और सी के हिस्से में कितना आएगा? तो ये देखें तो 1 लाख रुपए ए के हिस्से में आएगा, ये देखें तो 60,000 रुपए बी के हिस्से में आएगा, ये देखें तो 40,000 रुपए सी के हिस्से में। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे प्लांट एंड मशीनरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे बटेगा और ऐसे ही सब कुछ बटने वाला है। तो राइटर ये समझाना चाहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो आखिर पीएसआर चेंज करने से बैलेंस शीट में डिस्प्यूट क्यों होता है? तो आप देखो, अगर रेशो चेंज हो गई 3:2:1 और रेशो चेंज होने के बाद अगर डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को बांटोगे तो प्लांट एंड मशीनरी देखो ए के हिस्से में कितनी आएगी? 1 लाख। अगर आप देखें तो ये बी के हिस्से में कितना आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 1/3, तो 66,667। इसके पास आएगा 33,333, 3:2। तो अगर आप देखें 1 लाख, पहले भी ए को 1 लाख मिला था, बी को तो ए को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ए का तो हिसाब हुआ 0। अब ए कहता है चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, ना मुझे फायदा हो रहा है ना मुझे नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप बी के केस में देखें तो अगर पीएसआर चेंज ना होती तो इसको प्लांट एंड मशीनरी में हिस्सा बनता है 60,000 रुपए, लेकिन अब इसका हिस्सा बनता है 66। तो अगर आप देखें तो इसको 6,667 का प्रॉफिट हो रहा है, ये फायदे में है। अगर इसको देखें आप, तो अगर इसको देखें तो पहले मिलता है 40, अब देखें तो इसको 6,667 का इसको लॉस हो रहा है। पॉइंट यही समझने वाला है, जो मैं सारी बातें कर रहा हूं, इन सारी बातों का निचोड़ क्या है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पॉइंट, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को एक ही बात बोलूंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने का इंपैक्ट खाली रेशो चेंज होना नहीं होता, बैलेंस शीट में लिखी हुई हर चीज पे उसका असर दिखता है। झगड़ा सिर्फ इतना नहीं है कि आपने रेशो चेंज कर ली, झगड़ा हर एसेट्स को लेकर होगा जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो चीजें लिखी हुई हैं उन सब पे भी डिस्प्यूट हो जाएगा। और कोई पार्टनर, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मेरी सारी बातें नहीं समझ रहे, जो मैंने एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश किया है, सिर्फ एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं कि चलो ए की तो बात छोड़ो, ए तो कह रहा है मैं मस्त आदमी हूं, मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन बी की आप कंडीशन देखो। बी कहता है कि मुझे पहले मिलता 60, अब 60। बी चाहेगा कि ये रेशो चेंज हो जाए, क्योंकि बी को रेशो चेंज होने से उसका एसेट्स का, यानी कि जितनी बैलेंस शीट है पूरी बैलेंस शीट में उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सी की सिचुएशन देखो तो सी को लॉस हो रहा है, तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जिस पार्टनर को लॉस हो रहा होगा, क्या वो ये बात चाहेगा कि उसकी रेशो चेंज हो जाए? मैं आप सबसे बात पूछ रहा हूं, रियलाइज करो। मान लो आप सारी बातों को मेरा 0 कर देते हो कि नहीं सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, चेंज इन पीएसआर की थीम से आप हट रहे हो, तो मैं एक बात पूछूंगा, क्या सी चाहेगा कि रेशो चेंज हो? एग्जैक्टली आप कहेंगे सर सी नहीं चाहेगा, और बी चाहेगा, आप कहेंगे यस सर बी तो 100% चाहेगा कि रेशो चेंज हो जाए। और ए कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहले भी उतना ही मिल रहा था, अब भी उतना ही मिल रहा है, तो मैं चाहे रेशो चेंज करो चाहे रेशो चेंज करना, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब डिस्प्यूट यहां से शुरू होता है कि आखिर आप सी को मनाओगे कैसे कि हां भाई तू रेशो चेंज कर ले, क्योंकि जब तक सी यस नहीं करेगा आप जबरदस्ती रेशो चेंज नहीं कर सकते। अगर ए और बी मिलकर ही चाहें कि वो रेशो चेंज करना चाहते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ सी, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पहले सी की कंसेंट लेनी ही पड़ेगी। तो एनीवे, अगर सी को मनाना है बेटा, अगर सी को मनाना है कि भाई तू रेशो चेंज करने के लिए मान जा, जबकि सी को नुकसान होने वाला है, जिस आदमी को नुकसान होने वाला है ये जानने के बावजूद भी कोई रेशो चेंज क्यों करेगा, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। जिस आदमी को फायदा होने वाला है वो तो पक्का चाहेगा कि रेशो चेंज हो जाए, पर जो नुकसान होने वाला है वो इस डीड पे साइन क्यों करेगा? तो साहब साइन करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप सी को कुछ पेमेंट कंपनसेशन दे दो, तो शायद सी इस बात पे यस कर देगा कि हां मैं रेशो चेंज, भाई सी को नुकसान हो रहा है, सी कहता है मुझे नुकसान हो रहा है, मैं हां क्यों करूं? तो सीधी सी बात है, हमने सी को बोला कि तुझे नुकसान हो रहा है, अगर हम तेरा नुकसान कंपनसेट कर दें, अगर तुझे लॉस हो रहा है और वो लॉस हम तुझे कंपनसेट कर दे, तो तू हां करेगा। और मेरे ख्याल से अब सी के पास कोई लॉजिक नहीं होगा ना करने का।
तो ये बातें आपको भी समझनी पड़ेंगी कि कहानी कुछ चैप्टर की क्या है कि जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है उसके अकाउंट में कुछ पैसे जमा कर दो, वो मान जाएगा। सवाल यह उठता है कि वो पैसे जमा कौन करेगा, तो आंसर यह है कि जिसको फायदा हो रहा है वो जमा करेगा। कंपनसेट कौन करेगा? जिसको फायदा हो रहा है। अब जैसे मेरे एग्जांपल में अगर आप देखें तो बी को फायदा हो रहा है, सी को नुकसान हो रहा है, ए को फर्क नहीं पड़ रहा, तो बी सी के अकाउंट में अगर कुछ पैसे डिपॉजिट कर दे तो बस बात बन जाएगी, सी मान जाएगा उस बात के लिए। पढ़े लिखे लोग बी को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर और इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसे बोलते हैं? जिसे नुकसान हुआ है, जिसने कुछ सैक्रिफाई किया। देखा जाए तो सी तो सैक्रिफाई कर रहा है, और गेनिंग पार्टनर किसे बोलते हैं? जिससे फायदा हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है। एनीवे, मैंने कोशिश की है एक हल्का सा डायरेक्शन देने की आप लोगों को। लेकिन मान लीजिए हर तरह का स्टूडेंट होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें शॉर्ट में पढ़ाओ तो जल्दी समझ में आता है, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक पूरी बैकग्राउंड लॉजिक ना पता चल जाए तब तक उन्हें समझ में नहीं आता। तो हर तरह का बच्चा है, तो मैं दोनों बच्चों के लिए जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे डिटेल में डिस्कशन लॉजिक जानना चाहते थे, ये जवाब उन बच्चों के लिए है कि देख बेटा, ये इस चैप्टर में मुसीबत क्या है कि बैलेंस शीट खतरे में पड़ जाती है, रेशो चेंज होती है, आपके बैलेंस शीट को हर आइटम को देखना है, कैसे देखना है वो हमें सीखना है। मैंने अभी आपको ये नहीं कहा कि ऐसे देखते हैं, मैंने ये नहीं पढ़ाया कि अकाउंटेंसी में ऐसे इसको हैंडल किया जाता है, मैंने आपको अभी तक इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाई, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि अकाउंट इसके बारे में क्या कहता है, अकाउंट इसे कैसे हैंडल करना सिखाता है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है। एक स्टूडेंट की थिंकिंग को समझते हुए मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है। एक एक्सपर्ट की तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इस चैप्टर को करना कैसे। लेकिन अब बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो ये कहता है सर आपकी इतनी बातें सुन के मैं परेशान ही हुआ हूं, मुझे खुशी नहीं मिली, मतलब ये कि मुझे इतनी डिटेल की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ठीक है, अगर तुझे डिटेल की जरूरत नहीं है और तू माइंड मेकअप करना चाहता है तो एक बात समझ ले। स्टेप 1, अगर रेशो चेंज होगी, चेंज इन पीएसआर, अगर रेशो चेंज होगी तो पक्की बात है डिस्प्यूट ऑन बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट के ऊपर डिस्प्यूट आ जाएगा। अब अगर पूरी बैलेंस शीट पे डिस्प्यूट है तो आखिर वो डिस्प्यूट है क्या? व्हाट, किस तरह का डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट हम हैंडल कैसे करते हैं, ये हम उस बच्चे से बात करते हैं। तो आइए, चेंज इन पीएसआर चैप्टर शॉर्टकट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिस्प्यूट पूरी बैलेंस शीट पे है, वो डिस्प्यूट क्या है वो हमें पढ़ना है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो बच्चे थोड़ा सा जल्दी समझना चाहते हैं डिस्प्यूट में, वो सबसे पहले लिखिए कि अगर चेंज इन पीएसआर चैप्टर है तो आपका स्टेप 1 क्या होगा। ये चीज आप सभी बच्चों जरा नोट करो। सबसे पहले आप लोग नोट करो कि आपका स्टेप 1 क्या होगा चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर। स्टेप 1, ये लो बेटा, सबसे पहला काम आपको एक चीज करना है कि आपको यह पता लगाना है कि अगर रेशो चेंज होती है तो रेशो चेंज होने से, चेंज इन पीएसआर, रेशो चेंज होने से किस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है और किस पार्टनर को लॉस हो रहा है। जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है उस पार्टनर को हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, उस पार्टनर को हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कैसे पता लगाऊंगा रेशो चेंज होने से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा एक काम कर, इसका एक फॉर्मूला लिख ले, सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एक फॉर्मूला लिख ले, तुझे पता चल जाएगा कि रेशो चेंज होने से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर मैं ये कैसे समझूंगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैंने कहा देख एक काम कर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान ले 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब कैसे पता लगाएंगे, अब तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा ले। अब ये याद रखियो कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर माना जाएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो वो गेनिंग पार्टनर माना जाएगा। ये ध्यान रखियो, इसका आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेनिंग पार्टनर। और इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करो ए के केस में, जैसे आपने यहां पे सॉल्यूशन किया कि ए के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए इधर ए के साथ, तो ए के केस में अगर आप देखें तो ओल्ड रेशो 5/10,
न्यू रेशो 3/6, एलसीएम लिया हमने 60, 30 माइनस 30, 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ना ए गेनिंग पार्टनर है ना ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अभी आपने देखा था मैंने प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल भी दिया था। ऐसे बी के केस में देखते हैं। बी, इसकी ओल्ड रेशो है 3/10 माइनस इसकी जो न्यू रेशो है वो है 2/6, एलसीएम लेते हैं 60, ये हमारे पास आ रहा है 18 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव आंसर -2/60। जिसका आंसर नेगेटिव आएगा वो गेनिंग पार्टनर माना जाएगा। इसका मतलब इसको फायदा हो रहा है। और अभी हमने प्लांट एंड मशीनरी के एग्जांपल से समझा भी था कि बी को वाकई फायदा हुआ था। ऐसे सी के केस में देखते हैं। ये रेशो मेरे पास है 2/10 माइनस 1/6, मैंने एलसीएम लिया, ये आया 60, ये आया 12 माइनस 10, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है 2/60, तो ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। एनीवे, अगर किसी बच्चे को लॉजिक समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। अगर कोई बच्चे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लॉजिक तो मैंने बताने की कोशिश की थी, बैलेंस शीट में बात हो रही है, पर स्टेप 1 वो कहता है आप स्टेप 1 से ये पता लगा लीजिए कि सर वो से फायदा हो रहा है या फिर उसको नुकसान हो रहा है, और उसको पता लगाने के हमारे पास यही एक ट्रिक होती है। इस ट्रिक से हम पता लगा लेते हैं। अब हमारे पास क्या आता है स्टेप 2। अब हम क्या करें? मान लीजिए आपने पता लगा लिया कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो मैंने कहा देख बेटे, स्टेप 1 के बाद अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2। और स्टेप 2 से ही इस चैप्टर का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और स्टेप 2 में आप लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू बैलेंस शीट। अब आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो, बात तो बड़े बड़े आराम से लिख दी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू बैलेंस शीट, पर बैलेंस शीट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको उन सभी चीजों के बारे में एक राय बनानी पड़ेगी। यहां पर मैं स्टूडेंट को थोड़ा सा रोक लेता हूं और यहां मैं अपने बच्चों को एक बात समझाता हूं, बेटे क्या तुझे पता है कि बैलेंस शीट में क्या होता है? क्या तू जानता है बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? अगर तू बैलेंस शीट के अंदर सारी चीजों की नॉलेज रखता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रखता है तो एक बात समझ ले, बैलेंस शीट में क्या होता है पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, कि जब तक आप बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में क्या होता है ये जानने के लिए आप इधर समझिए। हालांकि स्टेप 2 को अधूरा छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं है। तो हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। यहां देखते हैं क्या है, तो आइए यहां पर लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट। आप पहले बैलेंस शीट नोट कीजिए कि बैलेंस शीट में आखिर होती क्या क्या चीजें हैं, उसी से हमें क्लियरिटी थोड़ी बहुत आएगी। तो यहां मैंने लिखा बैलेंस शीट, आप भी लिखिए इस तरह से बैलेंस शीट। और मेरे हिसाब से आप ये समझिए कि जो बैलेंस शीट में आप यहां लिख रहा हूं उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं चाहूं तो हर चीज पे एक डिटेल डिस्कशन दे सकते हैं, चीजों को समझाया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब वीडियो को देखता है तो सबसे पहली डिमांड उसकी ये होती है कि उसे शायद कुछ ट्रिक हाथ लगने वाली है। अब सवाल यह है कि वीडियो आप ट्रिक के लिए बना रहे हो या पढ़ाने के लिए बना रहे हो, यह भी एक विजन है। हर टीचर के सामने ये विजन होता है कि जिस समय वीडियो बना रहा होता है उसे यह लगता है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट पूरी होगी भी इस वीडियो से या नहीं होगी। मैं भी जिस समय बनाता हूं तो मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो शॉर्टकट की उम्मीद कर रहा है, क्या वो कोई नई ट्रिक की उम्मीद कर रहा है, या वो पढ़ना चाहता है। देखिए, ट्रिक ही होती है, एक शॉर्टकट तरीका जिसे हम कहते हैं जुगाड़ करना, कि जुगाड़ अलग ही बात होती है और ओरिजिनल ही होता है। तो एनीवे, फिलहाल क्या है कि ये टाइम लॉकडाउन सेशन, कोरोना जो टाइम चल रहा है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें स्टूडेंट मिक्सिंग में आ गया है। यानी कि स्टूडेंट जो माइंड मेकअप कर रहा है वो कह रहा है सर देखो मुझे हर चीज चाहिए, मुझे ट्रिक भी चाहिए, मतलब मैं जुगाड़ भी जानना चाहता हूं क्या कर सकते हैं, मैं नॉलेज भी लेना चाहता हूं थोड़ी बहुत, और कभी कभी वो कंसेप्ट पे भी डिटेल बात करना चाहता है। और ये सब चीजें जब हम एक साथ देते हैं, यानी कि अगर मैं आज बैलेंस शीट को डिस्कस करूं तो यकीन मानिए जब मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बैलेंस शीट के ऊपर ही लगभग 2 या 3 क्लासेस खा जाता हूं। मतलब बैलेंस शीट को ही इतना डिटेल डिस्कशन कर देता हूं कि भाई ये बैलेंस शीट के अंदर चीजें आती हैं। लेकिन अगर मैं वो चीजें YouTube वीडियो पे डालता हूं तो यकीन मानिए लोग बोर हो जाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर ये आप बहुत डिटेल डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन बेस वही बनता है हमारे पास।
तो मैं भी ये बात चाहता हूं कि ठीक है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर बताऊं कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट बनती है, अगर आपकी कोई सजेशन होती है कि सर ऐसे करना चाहते हैं हम इस चीज पे, तो वो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरे कुछ माइनस पॉइंट आपको इसमें नजर आए कि सर आप ये चीज इतना इस तरह से ना लेके इतनी डिटेल में ना पढ़ा के शॉर्ट में पढ़ाते। अब डिमांड की बात होती है बेटे, कई बच्चे कंसेप्ट से पढ़ना पसंद करते हैं, लॉजिक क्लियर करना चाहते हैं, हमें वो भी चाहिए होता है। तो फिलहाल मैं ये जो बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं इस पर डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा कि हो सकता है आपने डिस्कशन कर रखा हो, आपको नॉलेज हो, फिर भी अगर किसी बच्चे को बैलेंस शीट पे डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा तो वो एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एनीवे, फिलहाल बैलेंस शीट में आप इस तरह से नोट कर लीजिए कि एक लिखिए गुडविल, इस पे बात करेंगे, एक लिखिए एसेट्स और एक आप लिखिए फिक्टिशियस एसेट्स। अगर पार्टनरशिप की बात करें और प्रोफेशनल तरीके से बात करें, यानी कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, किसी प्रोफेशनल को नहीं पढ़ाना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बात एनफ है कि बैलेंस शीट में 3 ही चीजें होती हैं। इस साइड ऐसे याद कर लें। ऐसे ही आप इधर देखें तो इधर होती है कैपिटल, 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर की कैपिटल होती है। ऐसे ही यहां पर होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे ही यहां पर होता है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये लीजिए, ये बैलेंस शीट हमारी मैच। तो पहले बैलेंस शीट को समझिए, जिस बैलेंस शीट पे झगड़ा होता है। अब यहां पे क्या है कि कई स्टूडेंट एक क्वेश्चन रेज करेंगे और वो कहेंगे कि सर एक बेतुकी बात लग रही है आपकी, और वो बेतुकी बात ये लग रही है कि सर आपने गुडविल को और एसेट्स को अलग अलग क्यों लिखा है, जबकि एसेट्स के अंदर ही गुडविल आती है। तो आप इलॉजिकल बात तो सर खुद ही पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा देख बात सुन बेटा, ऐसा करने के पीछे खास वजह है और वो शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर AS 26 लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड ही नहीं है अगर वो पार्टनरशिप फर्म है या वो इंडिविजुअल है। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर AS 26 बनाया गया है, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो आपको एक बात यह भी समझनी है कि आपको गुडविल को जो है वो मैं अगर यहां पे लिख देता है, इसके अंदर इंक्लूडेड मान लेता हूं, ये माना तो फिर लोग सोचते हैं AS 26 सारी एसेट्स के ऊपर लग जाता है, जबकि AS 26 सारी एसेट्स के ऊपर नहीं लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो इसलिए इसको अलग लिखते हैं। हालांकि AS 26 में साफ कहा गया है कि गुडविल दिखाना अलाउड नहीं, बट कौन सी वो बात की बात। तो पहले तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, इसमें क्या आता है ये सब आप जानते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, गुडविल नहीं पढ़ा रहा। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है? 12th क्लास में अगर आप हैं, बुक से पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, तो सीधा रट ले, इसके ये नाम हो सकते हैं। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सेकंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, जो मैंने आपको बताया। फोर्थ, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एनफ है कि फिक्टिशियस एसेट्स की 4 नाम हो सकते हैं: एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। खत्म बात। एसेट्स क्या होती हैं? कैश, बैंक, डेटर। अब 12th के बच्चों को अगर मैं एसेट्स पढ़ाऊं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए शॉर्टकट। कैपिटल क्या होती है आप जानते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के कुछ नाम आप जरूर लिखिए, कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस हो सकते हैं। तो पहला लिखिए आप जनरल रिजर्व, दूसरे नंबर पर आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पर आप लिखिए रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। फोर्थ नंबर पे आप यहां पे लिखिए कॉन्टीजेंसीज रिजर्व, कॉन्टीजेंसीज रिजर्व। फिफ्थ नंबर पर आप यहां पे लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 6 नंबर पर आप लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये लीजिए, एक अगर 12th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है वो एक बात रट ले कि रिजर्व एंड सरप्लस 12th की बुक में यही होते हैं, बात खत्म। आप चाहें तो कभी कभी एग्जामिनर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को एम्प्लॉइज एक्सीडेंटल फंड भी कह देता है, डजंट मैटर, वो एक की बात है। ठीक, अब ये रिजर्व एंड सरप्लस के नाम रट गए।
कैपिटल हमें केवल है। आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अब ये बताऊं कि क्रेडिटर होता है, इसमें बिल्स पेबल आता है, इसमें बैंक लोन आता है, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ये सब बताने की अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 12th के बच्चों को लायबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हो आप। फिलहाल कहानी कहां जाती है, डायरेक्शन क्या है हमारी। तो बच्चों एक बात समझ लो, आप अगर आप चेंज इन पीएसआर चैप्टर पढ़ रहे हो तो चेंज इन पीएसआर चैप्टर में स्टेप 1 आपको पहले यह पता लगाना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को फायदा हुआ, किस पार्टनर को नुकसान। इसके लिए आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन उसमें याद यह भी रखना है कि अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइंग पार्टनर है, अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग पार्टनर माना जाएगा। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। बैलेंस शीट में क्या होता है, तो मैंने कहा बैलेंस शीट में ये सब चीजें होती हैं, 3 एसेट्स 3 लायबिलिटी। ये माइंड सेटअप है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर बैलेंस शीट ऐसे बनाएगा, लेकिन हमें बैलेंस शीट को देख के उसे 3 में कन्वर्ट कैसे करना है ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं। और ये बैलेंस शीट देखने के बाद ही मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर ने क्या किया। एग्जामिनर ने इसके बाद इस बैलेंस शीट को बेस मान के, इस बैलेंस शीट को बेस मान के 3 चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने को कहा है। 1, 2, 3। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कह रहे हैं तो एक बैलेंस शीट में 3 चीजें होती हैं और वो चैप्टर फोकस करता है कि 3 चीजों पर ही हम फोकस करेंगे। वो 3 चीजों में पहली चीज है गुडविल। यानी कि आप देखिए कि गुडविल इतना बड़ा टॉपिक है कि गुडविल पे अलग से फोकस किया गया है, तभी मैंने बैलेंस शीट में गुडविल को अलग से दिखाया कि उस पर फोकस अलग है, गुडविल। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, एसेट्स एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी। एसेट्स एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में गुडविल, इसकी ट्रीटमेंट यहां हो गई। दूसरे नंबर पे एक कॉम्बो, यानी कि एग्जामिनर समझाना चाह रहा है कि हम ये कॉम्बिनेशन हैंडल करते हैं एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी का। ये कॉम्बो चलता है, इन दोनों को एक तरीका ही, जो तरीका एसेट्स को हैंडल करने का है वही तरीका आउटसाइडर लायबिलिटी का है। और वो कहता है हम इन्हें कंबाइंड हैंडल करेंगे। ये बच्चे के दिमाग में आप बातें बैठाओ कि जो ट्रीटमेंट एसेट्स की है वही ट्रीटमेंट आउटसाइडर लायबिलिटी की है और ये कॉम्बिनेशन में देखे जाएंगे। गुडविल के लिए अकाउंट के रूल अलग है, एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए रूल अलग है। और तीसरी चीज देखो बेटे मैं क्या बता रहा हूं, तीसरी चीज यहां बताई जाती है रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब अगर आप देखो तो तीसरा कॉम्बो उसने क्या उठाया, तीसरा कॉम्बो रिजर्व एंड सरप्लस और ये फिक्टिशियस एसेट्स का कॉम्बो उठा रहा है। ये देखो बेटा, ये तो कॉम्बिनेशन में काम चल रहा है। यानी कि अगर उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाई तो पहले गुडविल पे बनाई, फिर उसने एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर बनाई, फिर उसने रिजर्व सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर उसने अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाई। और फिर उसने क्या कहा कि पहले इनको अलग अलग पढ़ाया। जैसे पहले वो आपसे गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पढ़ाएगा कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिर वो एसेट्स एंड लायबिलिटी की आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाएगा, फिर वो आपको रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाएगा, फिर वो आपको फिर से पूरी बैलेंस शीट पे लेके जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप फाइट करने का तरीका। अच्छा क्यों कर रहा है वो भी बता देता हूं। कैपिटल पे फाइट क्यों नहीं हो रही, आप देखो बैलेंस शीट में गुडविल पे फाइट हो रही है, एसेट्स पे हो रही है, फिक्टिशियस एसेट्स पे हो रही है, यहां रिजर्व पे हो रही है, यहां आउटसाइड, पर कैपिटल पे क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना है, सी का कितना कैपिटल है, बाकी में किसका कितना है वो निकालने के लिए ही ये प्रॉब्लम हो रही है चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर। सो एनीवे बेटे क्योंकि ज्यादा टाइम तो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि मैं छोटे छोटे कंसेप्ट में अब वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, स्मॉल कंसेप्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे चेंज इन पीएसआर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो स्टेप 1 समझे, स्टेप 2 समझे, बैलेंस शीट समझे और अब समझे कि कंसेप्ट क्या है। पहले इस पे फाइट होगी, फिर सेकंड नंबर की फाइट इस पे होगी, थर्ड नंबर की फाइट इस पे होगी, फिर कॉम्बो में फाइट आ जाएगी, एक साथ फाइट करने की कोशिश करेंगे।
तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये भी डिमांड थी कि बच्चों के पास टाइम कम होता है, कई बच्चों की दूसरी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो वहां पे उनका टाइम चला जाता है। सो वट एवर, नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए, मैं आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा कि इस पे अकाउंट क्या कहता है। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। इस तरह से हम चेंज इन पीएसआर में मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, कंसेप्ट डिस्कशन में आपको कराऊंगा, और न्यूमेरिकल करने की मेहनत आपके ऊपर होगी। एक आधा न्यूमेरिकल मैं आपको जरूर करा दूंगा, कि ताकि अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा कि ये न्यूमेरिकल कर लो, बाकी सब हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल की बुक की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, मैं आपके डाउट सोल्व कर सकता हूं, अगर आप वो मुझे भेजेंगे तो। सो एनीवे, बहुत टाइम बाद हम लोग मिले, यही बहुत बड़ी बात है। टाइम का मिला मेरे पास, थोड़ा सा जरूरी था मैं आपके लिए। होपफुली अब रेगुलर रूटीन में टाइम फिर से निकालूंगा, फिर से मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप लोग बस जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी क्लास में होता हूं तो कई बार मैं फोन पिक नहीं कर पाता। सो एनीवे, इस बेस पे आप लोग काम कीजिए, इस बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा।